पुष्पेंद्र शुक्ला, महिंद्रा कोचिंग फैजाबाद ब्रांच। दोस्तों, आप लोग बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आता है। हिंदी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम हिंदी में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्णमाला। सबको पता है हिंदी वर्णमाला के बारे में, हमारी मदर टंग है ये, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में आपको पता है कि टोटल जो है, अगर उच्चारण के आधार पर देखा जाए तो हमारे पास 52 वर्ड होते हैं और लेखन के आधार पर 44 वर्ड होते हैं, ठीक है। सवाल ये है कि वर्णमाला कहते किसको हैं, ठीक है। तो वर्णमाला किसी भी भाषा की सबसे छोटी सार्थक ध्वनि वर्णमाला कहलाती है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी सार्थक ध्वनि जिसका हम अंतिम रूप दे सकते हैं, इससे उससे छोटा नहीं किया जा सकता है, वही हमारी क्या कहलाती है, वर्णमाला कहलाती है। वर्णमाला में हमारे पास दो टाइप्स हैं जिससे हमारी वर्णमाला बनती है। पहला क्या है, स्वर, और दूसरा क्या है, व्यंजन। स्वर और व्यंजन के मेल से ही हमारी वर्णमाला कंप्लीट होती है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर 52 वर्ड हैं और लेखन के आधार पर 44 वर्ड हैं। अब इसका डिटेल हमें थोड़ा सा जानना है, जो कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि 52 वर्ड कहाँ से आते हैं या ये 44 वर्ड कहाँ से आते हैं, ठीक है। आपको पता है, सबको पता है कि स्वर, जब हम स्वर की बात करते हैं तो हम आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, आओ, अन, आ, यहां तक इसको हम लोग स्वर के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। ये टोटल कितना है, 13 है। इसकी संख्या कितना है, 13 है। जबकि स्वर में जो है केवल आ से लेके ओ तक आता है 11। ये दो हमारे अयोगवाह है। दो हमारे क्या हैं, अयोगवाह है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अयोगवाह क्या है, तो अयोगवाह हमारे दो शब्द होते हैं, दो वर्ड होते हैं, एक अंग, दूसरा आ। अंग को हम अनुस्वार कहते हैं, अंग को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, और आ को हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अनुसार क्या है और विसर्ग क्या है, तो आपको याद रखना है अनुसार हमारा अंग है और विसर्ग हमारा आ है। टोटल 13 स्वर के अंतर्गत हम जो काउंट करते हैं उसमें हमारा मुख्य स्वर जो है आ से लेके ओ तक है, यानी कि 11 है, ठीक है। और उसके बाद हमारे 33 व्यंजन है, ठीक है। 33 व्यंजन है, तो टोटल संख्या हो जाती है कितना, 44। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि अभी हम 44 बता रहे हैं, फिर ये 52 कैसे हो जाता है, ठीक है। तो पहले हमें इसको समझना है। देखिए, हमारे पास 13 स्वर हो गए। लेखन के आधार पर जब हम देखते हैं तो हमारे पास 44 रहते हैं, लेकिन उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारे पास 13 स्वर हो जाते हैं, यानी कि अन और आ भी हम ले लेते हैं। 33 व्यंजन, अभी इसका डिटेल हम आपको व्यंजन में बताएंगे, अभी आप स्वर पढ़ रहे हैं, ठीक है। 33 व्यंजन होते हैं और दो हमारे द्विगुण होते हैं, ड़ा और ड़ा। ये दो द्विगुण होते हैं। अभी आपको इसको व्यंजन की क्लास में बताएंगे, इसी टॉपिक पे आगे, ठीक है। ये हमारे दो द्विगुण होते हैं, 33 में 2 जोड़ देते हैं, ये 35 बन जाता है, ठीक है। और 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। वो 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, छ, त्रंग, ज्ञ और त्र। क्या क्या होते हैं, छ, त्रंग, ज्ञ और त्र। ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं या संयुक्ताक्षर होते हैं, जिनको मिला के हम लोग 52 वर्ड कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसका डिटेल अभी आपको बताया जाएगा कि कैसे बनता है, कैसे इसका निर्माण होता है, ठीक है। तो अब आपको शायद ये कंफर्म हो गया होगा कि हमारे वर्णमाला में 52 वर्ड आ कहाँ से रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में लिख के पूछ लीजिएगा, आपको सॉल्व कराया जाएगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कि लेखन के आधार पर हमारे पास 44 वर्ड हैं, ठीक है, जबकि उच्चारण के आधार पर 52 वर्ड हैं। 52 वर्ड कहाँ से आए हैं, हमने बताया आ से लेके आ तक 13 हमारे स्वर हैं, ठीक है।
33 व्यंजन होते हैं, 2 द्विगुण मिला के उसको 35 कर लेते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन छत्र या और स्वर मिला के अर्थात टोटल 52 हो जाते हैं हमारे। ठीक है, अब हम आते हैं स्वर पर। ठीक है, स्वर होता क्या है ये हम जानते हैं। देखिए हमने परिभाषा भी लिखा है यहाँ पे, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के या बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के, अर्थात हमारी जो फेफड़े से वायु निकल रही है वो बिना किसी रुकावट के हमारे मुंह से बाहर जब आ जाती है, हमें किसी दूसरे वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, तो जो भी हम उच्चारित करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, स्वर। आमतौर पर स्वर का मतलब लोग मात्रा मानते हैं, सही भी है। ठीक है, जितनी भी मात्राएं हैं वो किससे बनती हैं, स्वर से बनती हैं। आप आ से लेके आ तक जितना भी देख रहे हैं सब में मात्रा छुपी हुई है। ठीक है, यानी कि हम हिंदी जो भी लिखते हैं, जितनी भी मात्रा लगाते हैं वो हमारी सारी मात्राएं किससे बनती हैं, स्वर से बनती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं स्वर के प्रकार पर। ठीक है, तो स्वर जो है मुख्यतः 5 प्रकार से बांटा गया है। मुख्यतः 5 प्रकार से बांटा गया है, जिसमें पहला आता है मात्रा काल के आधार पर। क्या आता है, मात्रा काल के आधार पर। और की हम पहचान करते हैं तो पहले ये पहचान किससे करते हैं, इसकी मात्रा से करते हैं। ठीक है, मात्रा काल का आधार पर पहला हमारा आता है ह्रस्व स्वर। क्या आता है, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व मीन्स होता है छोटा। ह्रस्व मीन्स क्या होता है, छोटा। ठीक है, तो छोटा नाम से ही क्लियर है, ह्रस्व। ठीक है, अर्थात छोटा, छोटी, छोटा और री। ठीक है, वैदिक जो हिंदी थी उसमें बड़ी री चलती थी, बड़ी लिर चलती थी। ठीक है, जिसका यूज अब जो है मॉडर्न हिंदी में खत्म हो गया है, तो अभी हमें केवल आ, ई, उ और री पढ़ना है। ठीक है, ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन इम्तिहान में आता है कभी कभी। ठीक है, ह्रस्व कितने हैं, तो आ, ई, उ, री, ये 4 हमारे ह्रस्व स्वर हैं। उसके बाद दूसरा आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ या इसको संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। अर्थात ऐसा स्वर जिसको उच्चारण में ह्रस्व का दुगुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर भी इसी को कहते हैं, क्योंकि ये जितने भी स्वर हैं ये किसी न किसी स्वर की सहायता से ही बने हैं। ठीक है, 2 स्वरों को मिला के बने हैं, इसीलिए इसको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। जैसे इसमें आया बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ। देखते हैं इसका कैसे निर्माण होता है। तो बड़ा कैसे बनता है, आपको पता है, छोटा और बड़ा, छोटा और छोटा या छोटा बड़ा मिला के क्या बनता है, बड़ा बन जाता है। ठीक है, छोटी बड़ी या छोटी छोटी दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, बड़ी बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही छोटा ऊ या छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलाकर क्या बनाते हैं, ऊ बनाते हैं, बड़ा ऊ बना लेते हैं। ठीक है, और आ और छोटी ई जब मिलाते हैं तब क्या बनता है, ए बनता है। ठीक है, आपको संधि जब पढ़े होंगे तो वहां पे पढ़ते होंगे सूर्यधर इंद्र। ठीक है, तो सुरेंद्र हो जाता है। क्यों, एक ही मात्रा लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि आ और ई छोटी मिल के क्या बन रहा है, ए बन रहा है। आप पढ़े होंगे ना, जैसे देखिए सूर्यधर इंद्र पढ़ते हैं, तो यहाँ से देखो आ आया आपका और यहाँ से क्या आया, ई आया। मात्रा कौन सी लगी, एक ही, और बनता है क्या, सुरेंद्र। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि छोटा और छोटी मिलके क्या बन जाता है, ए बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही छोटा और ए मिलके क्या बनता है, ए बनता है। ठीक है, छोटा और छोटा ऊ बनके क्या बनता है, ओ बनता है। ठीक है, और आ और ओ मिलके क्या बनता है, ओ बनता है। अर्थात इसमें जितने भी दीर्घ के हमारे जितने भी स्वर आ रहे हैं सब अकेले नहीं आते, ये 2 स्वर को अपने साथ लेके आते हैं, उससे संयुक्त होकर बनते हैं, मिल करके बनते हैं, इसलिए इसको कहते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है, और इसके उच्चारण में भी आप लोग बोल के भी देख सकते हैं, इसके उच्चारण में आ, ई, उ लघु से अपेक्षा ज्यादा समय लग रहा है, और जब ज्यादा समय लगेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। समझ में आया? चलिए, तीसरा स्वर हमारा आता है प्लुत स्वर।
तीसरा स्वर हमारा कौन सा आता है? प्लुस स्वर। देखिए हमने बताया सबसे कम समय जब लगेगा तो क्या है आपका? ह्रस्व है। उससे दुगना समय लगा तो आपका दीर्घ है। और जब तिगुना समय लग जाए किसी ऐसे स्वर का उच्चारण जिसमें तिगुना समय लग जाए, यानी ह्रस्व से 3 गुना ज्यादा समय लगने लगे उसके उच्चारण में, तो हमारा क्या कहलाता है? प्लुस स्वर कहलाता है। जैसे ओम, जब ज्यादा खींचना पड़ता है, खासतौर से जब नाटक वगैरह लिखा जाता है या संस्कृत उच्चारण में इसका यूज होता है। हिंदी में अभी इसका यूज बहुत ही कम हो गया है प्लुस स्वर का, ठीक है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, इसलिए आपको जानना जरूरी है कि स्वर के 3 प्रकार हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुस स्वर, और तीनों के अंदर क्या क्या आते हैं ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अगला टॉपिक आपका आता है उच्चारण के आधार पर, ठीक है। उच्चारण के आधार पर 2 प्रकार के स्वर आएंगे, एक अनुनासिक स्वर और दूसरा अनुनासिक स्वर, ठीक है। अनुनासिक मतलब होता है जब उच्चारण करते समय वायु मुख और नाक दोनों से बाहर आए। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख और नाक दोनों से बाहर आती है उसको हम क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर कहते हैं। ऐसे स्वरों पे चंद्रबिंदी ऊपर लगी रहती है, ठीक है। आ ई आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है, सब पे चंद्रबिंदी लगी हुई है, ठीक है। और अनुनासिक मतलब इसी का विलोम है, इसी का क्या है? विलोम है। देखिए अनधन अनुनासिक, ठीक है। अर्थात जब उच्चारण करते समय वायु केवल मुंह से बाहर आए, नाक से ना आए, केवल मुंह से बाहर आए तो उसको हम क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर कहते हैं। मूल रूप से जितना भी स्वर लिखा गया है, ठीक है, वो सब क्या कहलाता है? अनुनासिक स्वर कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रकार आपका आता है जीवा के उत्पन्न भाग के आधार पर, ठीक है। हम जब उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ की एक्टिविटी के आधार पर ही जो है इसको कैटेगराइज किया गया है, इसको बताया गया है। इसको 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला है अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर, ठीक है। अग्र स्वर मतलब क्या हुआ? जब उसका कोई ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करते समय हमारी जीभ का अगला भाग ऊपर उठता है, उसको क्या कहते हैं? अग्र स्वर कहते हैं। जैसे आप बोल के देखें ई ई, देखो जीभ हमारे ऊपर जा रही है, ठीक है। ए ए बोल रहे हैं ना, जीभ ऊपर उठ रही है, तो ये क्या है? अग्र स्वर है। दूसरा मध्य स्वर है। मध्य स्वर में केवल छोटा आता है, इसको हम केंद्रीय स्वर भी कहते हैं, ठीक है। मध्य स्वर को हम क्या कहते हैं? केंद्रीय स्वर कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य स्वर क्या है या केंद्रीय स्वर क्या है, तो आपको याद रखना है छोटा आपका क्या होता है? मध्य स्वर होता है। और तीसरा पश्च स्वर, जहां पे जीवा का पीछे का भाग ऊपर उठता है उसको हम क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत आ, उ, ओ, आओ, ये 4 वर्ड आते हैं, 5 वर्ड आते हैं, ठीक है। तो आपका जीवा के उत्पन्न भाग के आधार पर हो गया। नेक्स्ट आता है ओष्ठ की गोलाई के आधार पर। अगला टॉपिक आपका क्या आता है? ओष्ठ की गोलाई के आधार पर। ओष्ठ की गोलाई के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? वृत्तमुखी और दूसरा क्या है? आवृत्तमुखी, ठीक है। वृत्तमुखी का मतलब क्या हुआ? वृत्ताकार। जिन स्वर के उच्चारण में होंठ हमारे वृत्ताकार हो जाते हो, अर्थात होंठ एकदम गोला बन जाता है होंठों का, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? वृत्तमुखी कहते हैं या वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे उ, ओ, देखिए होंठ हमारे एकदम गोल हो जा रहा है हमारा, ठीक है। इसको उच्चारण करते समय आप लोग खुद बोल के ट्राई करेंगे। एग्जाम में आपको रटना नहीं है, आपको बोल के ट्राई कर लेना है, स्वयं से बोलना है, अपने आप आपको उत्तर मिल जाएगा। आप बोलिए उ, ओ, देख रहे हैं ना, इसमें मुंह होठ हमारे एकदम बिल्कुल क्या हो रहे हैं? गोल हो जा रहे हैं, ठीक है। तो गोल एक वृत्त के समान बन रहा है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? वृत्तामुखी या वृत्ताकार स्वर, ठीक है। दूसरा हमारा आया क्या? आवृत्तमुखी, अर्थात जहां पे होठ हमारे क्या हो जाए? गोलाकार ना होकर के फैल जाते हैं। ऐसे स्वर जिसका उच्चारण करते समय हमारे होठ क्या हो जाए? फैल जाए, अर्थात दोनों होठ मिले ना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। आवृत्तमुखी के अंतर्गत आपका आ, ई, ए,
आए, देखिए यहाँ पे हमारे होंठ क्या हो रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, फैल जा रहे हैं, ठीक है। उच्चारण से आपको क्लियर है, तो ये क्या है, अवित्तमुखी है या अवित्ताकार स्वर कहलाता है। और लास्ट आपका आता है मुखाकृति के आधार पर, पांचवा टाइप है आपका स्वर का, ठीक है। मुखाकृति के आधार पर यानी कि हमारे मुख की आकृति कैसे बन रही है, इसके आधार पर इसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला आता है समृद्ध स्वर, बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम में बहुत बार इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। समृद्ध स्वर किसको कहते हैं, ऐसा स्वर जिसको बोलते समय हमारा मुख द्वार सबसे कम खुलता है। क्या होता है, सबसे कम खुलता है, उसको हम क्या कहते हैं, समृद्ध स्वर। जैसे ई उ मतलब बहुत थोड़ा सा हमारा मुख खुल रहा है इसको बोलने के लिए, ज्यादा खोलने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे स्वर को हम क्या कहते हैं, समृद्ध स्वर कहते हैं। आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग खुद भी बोल के चेक कर लेंगे, ठीक है। ई उ आप देख रहे हैं कि बहुत ही कम जब मुख द्वार खुल रहा है हमारा, तो जब बहुत ही कम खुलेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, समृद्ध, अर्थात मुख द्वार बिल्कुल सकरा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आया विपरीत स्वर। विपरीत स्वर मतलब मुंह सबसे ज्यादा जहां पे खुलता है, मुंह हमारा सबसे ज्यादा जहां पे खुलता है उसको हम क्या कहते हैं, विपरीत स्वर कहते हैं। जैसे आ, पूरा मुंह देखो खुल रहा है, आ, ठीक है। तो आ में हमारा मुंह मतलब बड़ा सा खुल रहा है, सबसे ज्यादा मुंह द्वारा हमारा जहां पे खुलता है उसको हम क्या कहते हैं, विपरीत स्वर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आया अर्ध विपरीत स्वर, ठीक है। अर्ध विपरीत स्वर मतलब मुंह का समृद्ध से थोड़ा सा ज्यादा खुलता है, यहाँ जैसे इसमें तो बहुत कम खुलता है, यहाँ पे उससे थोड़ा सा ज्यादा खुलेगा, लेकिन पूर्णतः नहीं खुलेगा। पूर्णतः खुलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, विपरीत स्वर हो जाएगा। ये अर्ध समृद्ध है, ठीक है। तो अर्ध समृद्ध में थोड़ा सा ज्यादा खुलता है, जैसे ए ओ थोड़ा सा ज्यादा खुल रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं, ठीक है। अंतिम आया क्या, अर्ध विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत में आता है कि मुख विपरीत से थोड़ा सा कम खुलता है, जैसे यहाँ पे पूर्णतः खुल जाता है, ठीक है। फिर आ आपने देखा पूरा खुल जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कम खुलेगा, आ ए ओ खुल रहा है लेकिन इसकी अपेक्षा कम खुल रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने आपको स्वर के 5 प्रकार पढ़ाए, ठीक है। और 5 प्रकार का आपको डिटेल बताया गया। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो आपको जानना है यहाँ पे स्वर से संबंधित, ठीक है। जैसे आपको पता है कि हमारा आ ई उ री ए आए ओ अन आ 13 ये हमारे टोटल हम स्वर के अंदर काउंट करते हैं, जबकि होते 11 हैं, हमने शुरुआत में आपको बताया था। 2 हमारे क्या होते हैं, अयोग वाह होते हैं, ठीक है। तो इनका हमें उच्चारण हमारे शरीर के कहाँ किस अंग से ये निकल रहे हैं बाहर, ठीक है। जब हिंदी की उत्पत्ति हो रही थी, हिंदी का व्याकरण बनाया जा रहा था, तो हमारी मतलब वायु कहाँ से निकल रही बोलते समय, हमारी जीवा कहाँ स्पर्श कर रही, उसके आधार पर हमारे व्याकरणाचार्यों ने उसको कैटेगराइज कर दिया, उसका मतलब कैटेगरी बना दिया है, ठीक है। जैसे जब हम आ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आ आप लोग बोल के देखिए, आ तो आपके गले कंठ पे मतलब कुछ प्रेशर पड़ रहा होगा। आपको एग्जाम में भी याद नहीं करना, आप लोग बोल के देखेंगे, आ आपके कंठ पे जब लोड पड़ेगा तो अर्थात आ जब हम बोलेंगे तो उसको क्या कहते हैं, कंठ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंठ स्वर, ठीक है। कंठ के बाद आया, कंठ के बाद हमारा तालु आता है, ठीक है। तो तालु ई ये हमारा तालव्य स्वर है, ठीक है। अभी आपको व्यंजन में भी पढ़ाएंगे, कंठ तालव्य दंत मूर्धा, ठीक है। ओष्ठ ये सारे व्यंजन में भी आते हैं, ऐसे ही आपके स्वर में भी हैं। तो आपको यहाँ पे स्वर पढ़ाया जा रहा है, इसलिए स्वर में बता दिया जा रहा है। अभी व्यंजन में इसका एक आपको डिटेल चार्ट दिया जाएगा, इसके तुरंत बाद का टॉपिक आपका होगा। तब तक आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो दूसरा आपका आया तालु, तालु से हम क्या बोलेंगे, ई, ठीक है। तीसरा मूर्धा, जब मूर्धा का मतलब क्या हुआ, हमारी जीभ क्या हो जाए, जब मुड़ जाए, कोई ऐसा स्वर जिसको बोलते समय हमारी जीवा क्या हो रही हो, मुड़ रही हो। आप री बोलिए, आपकी जीभ आगे ऐसे पलट के जो है जाके पीछे टच करती है, ठीक है। ये क्या है, मूर्धा री, ठीक है।
री के बाद आया हमारा दंत। दंत में स्वर नहीं होता है, ठीक है, व्यंजन में आता है। दंत व्यंजन आपको पढ़ाया जाएगा, टावर होता है, ठीक है। अगला आया ओष्ठ, ठीक है। अब बोलते हमारे आया होस्ट, क्या हो जा रहे हैं, होस्ट पे जब प्रभाव पड़ रहा है तो हमारे उसको होस्ट स्वर कहते हैं। उ और उ, छोटा उ और बड़ा उ, ये ओष्ठ से बोला जाता है। बाकी व्यंजन में पा वर्ग आता है, पा फा बा भा मा, जिसको हम ओष्ठ की सहायता से बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीजें और भी हमें याद रखना है, जैसे कि जितने भी स्वर हैं ये सभी स्वर सब महाप्राण अल्पप्राण होते हैं और सघोष व्यंजन होते हैं, मतलब सघोष होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, ज्यादातर तो व्यंजन से पूछा जाता है, अल्पप्राण महाप्राण, घोष और अघोष, ये दोनों व्यंजन से आते हैं। लेकिन रेयर केस में इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको जानना है ये, ठीक है, कि जितने भी हमारे स्वर हैं वो सब किसमें होते हैं, अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं और सघोष के अंतर्गत आते हैं। अभी आपको अगले टॉपिक पे अल्पप्राण और महाप्राण, घोष अघोष, ये आपको बताया जाएगा, ठीक है, व्यंजन में। इसके अलावा थोड़ा सा और हमें जानना है, हमने अभी आपको बताया था अयोगवाह के बारे में, ठीक है। अयोगवाह हमने बताया था कि 13 वर्ण है, जिसमें 11 को हम स्वर के अंतर्गत पढ़ लेते हैं। हमारे 2 शब्द बचते हैं जिनको हम अयोगवाह कहते हैं, अर्थात इनमें स्वर में है और ना व्यंजन में है, लिखे स्वर के अंतर्गत जाते हैं, ठीक है। तो अयोगवाह में 2 शब्द आता है, एक अनुस्वार आता है और दूसरा विसर्ग आता है। अनुस्वार का मतलब क्या हुआ, जो ये अंग है हमारा यही अनुस्वार है, ठीक है। परिभाषा इसकी क्या होती है, स्वर के बाद बोला जाने वाला हलंत। अनुस्वार को हम कहाँ बोलते हैं, स्वर के बाद बोलते हैं, ठीक है। जो ये हलंत लगता है, ये मतलब अंतगुंदी लगती है, इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। जैसे प्रपंच, कंठ, छंद, आपने देखा ये सब स्वर के बाद उच्चारित हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही दूसरा है आपका विसर्ग। विसर्ग जो है एक महाप्राण सूचक है, सारे स्वर आपके अल्पप्राण में आते हैं, लेकिन विसर्ग आपका क्या है, महाप्राण सूचक है, ठीक है। महाप्राण सूचक का एक स्वर ही माना जाता है इसको। जैसे प्रातः, अतः, ये पीछे जो जबल विधि रखी हुई है, यही विसर्ग का चिन्ह होता है। प्रायः संस्कृत शब्द में यूज होता है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हिंदी में भी विसर्ग के साथ यूज किए जाते हैं। थैंक यू। आपका स्वर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक आपका व्यंजन है, जो कि नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा।